तो आज हम डिस्कस करते हैं बीपीएससी कंसेप्ट बल्ला का फुल टेस्ट लेंथ 1 का। तो पहला क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है कि 70वें बीपीएससी मामले में छात्रों को न्यायालय की कार्यवाही को पोर्टल और यूट्यूब के माध्यम से सुनने या देखने की सुविधा प्राप्त थी। यह न्यायालय की कार्यवाही तक पहुंच का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? फंडामेंटल राइट्स है। तो आर्टिकल 21 के तहत इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि लाइव स्ट्रीमिंग की कार्यवाही संविधान की आर्टिकल 21 जिसे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के अंतर्गत न्याय तक पहुंच का अधिकार का एक भाग है। ठीक है, तो इसमें एक केस भी आता है कि डिजिटल पहुंच प्रमाण जो भी है दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हिस्सा तो है ही। सुप्रीम कोर्ट ने यह राय प्रज्ञा प्रसून बनाम भारत संघ और अमर जैन केस में दी थी, जिसमें एसिड अटैक से भी संबंधित है। जिसमें आर्टिकल 21 होगा। सेकंड है गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो यूनेस्को है जिसका जो मुख्यालय है पेरिस है, और यूनेस्को जो है 1992 से जो एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनकी विरासत की सुरक्षा और पहुंच को सुनिश्चित करती है। अभी दुनिया भर में कुल जो प्रविष्टियां हैं 570 है और इंडिया का टोटल 14 हो गया है। ये गीता और नाट्यशास्त्र को ऐड होने से टोटल 14 शामिल किए गए हैं, जिसमें से कुछ ऋग्वेद है, अभिनव गुप्त की रचनाएं हैं, जो नॉन अलाइड मूवमेंट था, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी अभिलेख हैं। ठीक है, और बराह मिहिर तो ब्रह्म सिद्धांत ने लिखा है और नाट्यशास्त्र का लेखक भरत मुनि है। ठीक है, पहलगांव हमले में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे। 22 अप्रैल 2025 को जो पहलगांव हमले हुए थे, और उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है ना टू द पॉइंट अटैक किए थे, और उसके एवज में पाकिस्तान ने रिवर्ट में ऑपरेशन बुनियान अल मसरूस ऑपरेशन चलाया था। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है ऑपरेशन बुनियान अल मसरूस जो है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ठोस संरचना या दृढ़ एकता। ठीक है, जो एकजुटता को बताता है। नेक्स्ट है जल शोधन में परम्यूटेट प्रक्रिया का मुख्य कार्य क्या है? तो जो हार्ड वाटर होते हैं उसको सॉफ्ट में बदलने के लिए। ठीक है, एक तरह से जैसे क्या है कि जो वाटर होते हैं उसमें कठोरता दो तरह की होती है, एक परमानेंट और एक टेम्पोररी। जो अस्थायी कठोरता होते हैं सोडियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स आयन होते हैं, बट जो अस्थायी कठोरता होते हैं उसमें सल्फेट आयन होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के। तो अस्थायी कठोरता को बुझे हुए चूने से खत्म करते हैं, जबकि अस्थायी कठोरता को ये परम्यूटेट एसिड से भी हम खत्म करते हैं, और अस्थायी और अस्थायी को सोडियम बाइकार्बोनेट से खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि 2025-26 में एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति, जिसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? उनकी नियुक्ति किसे किया गया है? तो संजय जायसवाल को। और एक है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, उसका है बैजयंती लाल पांडा। दोनों बीजेपी का सदस्य हैं, सांसद हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर में। तो 6 नंबर में है क्वेश्चन कि कौन सा कथन सही है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है, और इसका कार्यकाल 6 या 65 साल तक होते हैं। श्री ज्ञानेश कुमार जो 26वां चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको नियुक्त करने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता जो विधि और न्याय मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने किया था। तो ये गलत है। भले 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हैं, बट इनकी जो नियुक्ति करने की कैबिनेट सचिव की जो अध्यक्षता किए थे वह अर्जुन राम मेघवाल हैं। अनूप बर्नवाल बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और जो संरचना बनाई गई है सिलेक्शन का, तो उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, एक लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होते हैं। ये तीनों मिलकर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हेतु जो योग्य उम्मीदवार हैं उनकी सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था।
7वें नंबर में क्या है कि कौन से तत्व पौधों में फल के निर्माण में सबसे अधिक भूमिका निभाता है? इसमें कौन सा होगा? पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम क्या है, फल उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और यह पोटेशियम सल्फेट के रूप में उपयोग होता है। यह पौधा की जो भी है क्वालिटी है, शेप है, रंग है, स्वाद है, उसको बेहतर बनाती है। नाइट्रोजन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या करती है? तो नाइट्रोजन जो है यह कुल वृद्धि या प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होती है। फॉस्फोरस जड़ के विकास और ऊर्जा स्थानांतरण के लिए आवश्यक होती है। और कैल्शियम क्या है, कोशिका भित्ति को मजबूती और कोशिकीय क्रिया के लिए जरूरी होता है। ठीक है, मूल भौतिक राशि तो फिजिक्स में टोटल 7 है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये टोटल 7 जो है भौतिक राशि है और इसके द्वारा जो बनाए जाते हैं जो भी राशि उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। तो इसमें बल, गति, दाब, ये सब क्या है? फोर्स इक्वल टू ma यानी मास और एक्सेलरेशन में भी वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो ये सब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। गति वेलोसिटी है यानी डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो कहीं ना कहीं ये तीनों क्या है कि भौतिक राशि से ही बनाई गई है। ठीक है, 9वें नंबर में है कि एक वस्तु अगर सर्कुलर मोशन में गति कर रही है तो क्या होगा? उसका जो बॉडी का जो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल और बाहर की तरफ अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। ठीक है, उस वस्तु की जो वेग होगी, वेलोसिटी होगी, वह कांस्टेंट होगी, बट हर एक उसके टेंजेंशियल पॉइंट पे उनकी दिशा बदलती रहेगी। इसलिए वेग का परिणाम पहला कह रहा है कि जो एम्पलीट्यूड है वह कांस्टेंट रहता है, यहाँ लिखा बदलता है, जो गलत है। वस्तु का त्वरण नियत और स्थिर होता है। क्योंकि वस्तु वेलोसिटी में है तो उसका एक्सेलरेशन भले कांस्टेंट रहेगा बट उनकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, 3rd में है वस्तु पर लगने वाला बल नियत, फोर्स इक्वल टू ma होता है। जब एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फोर्स कैसे स्थिर रहेगा? इसलिए इसका 4 ऑप्शन गलत है, तीनों गलत है। न्यूटन की गति का 3 नियम है। प्रथम नियम है जब तक कोई वस्तु पे बाहरी बल कार्य न करे तब तक वह वस्तु या तो स्थिर रहेगी या गतिमान रहेगी। सेकंड है जो dp/dt है यानी रेखीय संवेग में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। ठीक है, बट यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है जो गलत दिया गया है। और यहाँ पे देखिए उसी का बी ऑप्शन क्या है? रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स होता है और फोर्स इक्वल टू ma है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो बिल्कुल सही है। और फोर्स इक्वल टू ma ये भी बिल्कुल सही है, तो उसका आंसर ए होगा। 11 का क्या है? कौन सा कथन सरल लोलक के आवर्तकाल के बारे में गलत है? तो सरल लोलक क्या होता है? सिंपल पेंडुलम जिसका आवर्तकाल 2π√L/g होता है, जहां L क्या है? लोलक की लंबाई है और T उसका टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है। ठीक है, और G क्या है? गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ग्रेविटी के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ है, छोटी g, जिसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो टाइम पीरियड 2π√L/g है यानी टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √g। तो जब लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई घटेगा टाइम पीरियड घटेगा। लेकिन g के रेस्पेक्ट में क्या है कि जब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ अगर उसका मान बढ़ता है तो टाइम घट जाएगा, और वो बढ़ता है तो g अगर बढ़ता है तो टाइम पीरियड घट जाएगा। इस अनुसार से सरल लोलक की लंबाई बढ़ाया जाए तो उसका आवर्तकाल बढ़ेगा, और यहाँ लिखा होता है घटेगा तो घट जाएगी, बिल्कुल सही है। सी में है कि गुरुत्वाकर्षण अगर त्वरण घटे तो आवर्तकाल बढ़ जाता है, जैसा कि आपको बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे लिखा है कि बढ़ाने से मास आवर्तकाल बढ़ जाता है, जो गलत है। 12th नंबर में देखिए कि फोर्स का पूछ रहा है विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स का मास इंटू एक्सेलरेशन लिख लीजिए, यानी m, मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का LT-2 बटा
एरिया का हो गया एल स्क्वायर, तो एल एल काटेंगे तो क्या बचेगा एम टी माइनस टू बटा एल, और एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल माइनस वन हो जाएगा। इसलिए ये प्रेशर का है, बट ये किसका है, ये है मास इंटू वेलोसिटी है, ये एम भी है। सॉरी। 13 नंबर में देखिए क्या है कि एक डिब्बा मेज पर रखा है बट वो हिल नहीं रहा है, तो उसमें क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर थोड़ा सा और प्रेशर दिया जाए तो वह क्या करेगा, स्लाइडिंग होना शुरू कर जाएगा। और ज़्यादा अगर स्लाइडिंग होने शुरू कर गया, यानी घर्षण बल जो है हमारे फोर्स से कम पड़ गया, तब जाकर के वह रोलिंग करना शुरू कर देगा। 14 नंबर में देखिए क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होते हैं वह जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर होते हैं, जहां जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 है तो क्या हो गया, यहाँ पे कह रहा है कि दोनों का मास दुगना कर दिया जाए, तो 2 दूनी 4 हो गया ऊपर, और नीचे क्या होगा आर स्क्वायर, तो आर है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 16 हो जाएगा 16F। 15 नंबर में देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक जो सर्किट है उसमें 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा है, R1 R2 R3, तो उसका रिजल्टेंट प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R1 + R2 + R3। बट क्या कह रहा है कि अचानक उसमें प्रतिरोध एक खराब हो गया, खराब मतलब टूट गया, तो क्या होगा, उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा तो क्या करेगा, सर्किट को इंटरप्ट करेगा, फ्लो करने नहीं देगा, तो विद्युत धारा क्या होगी, उसमें शून्य हो जाएगी, कहीं की फ्लो ही नहीं करेगी ना। प्रेरकत्व यानी कैपेसिटेंस इंडक्टेंस होती है इसका, जैसा कैपेसिटेंस का फैराड होता है उसी तरह से इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसका कैंडेला होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका वेबर होता है इकाई। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रखा गया है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, अगर वास्तविक उल्टा छोटा है तो वक्रता केंद्र से भी बाहर है, ठीक है। अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु होता तो वास्तविक उल्टा और समान आकृति का होता, ठीक है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या है कि चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो CaOH2 + CO2 देता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल देता है, तो इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोडियम को मिट्टी के तेल में रखने का कारण है, क्योंकि सोडियम जो है ना बहुत ही अत्यंत अभिक्रियाशील तत्व है, सोडियम और पोटेशियम, जो ऑक्सीजन और नमी में ही अत्यधिक तीव्र और एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन करता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब यहाँ हुआ कि ये ऊष्मा प्रोड्यूस करता है, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा वो खुद लेता है, ठीक है। तो यह एक अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। 20 नंबर में है कि कौन सा एक बेस है यानी क्षार है, तो क्षार किसको कहेंगे, जो OH- आयन देता हो। तो देखिए HCl में क्या है, H + Cl- यानी हाइड्रोजन आयन दिया, ये एसिड है। CH3COOH एसिटिक एसिड है, ये H2SO4 यह भी सल्फ्यूरिक एसिड है, H + SO4 - 2, तो ये तीनों क्या है ना H+ आयन देते हैं, और NaOH में Na+ OH-, ये एक बेस है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, तो अभी बताए सोडियम और पोटेशियम। सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा, वो कम अभिक्रियाशील है। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन गैस देंगे, बिल्कुल सही। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है और एक जिप्सम होते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, अगर यहाँ रहता कैल्शियम सल्फेट .12H2O तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता, और यहाँ कैल्शियम सल्फेट .2H2O है, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। इसमें क्या होता है कि अगर जो है कैल्शियम सल्फेट
373 यानी जिप्सम को 373 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर गर्म किया जाए तो कैल्शियम सल्फेट .12H2O यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है। तो इसका अवयव पूछ रहा है यौगिक, तो यही होगा। आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर, इसका pH मान 7 होता है यानी उदासीन होता है। और बकमिंस्टर फुलरिन क्या है? यह एक कार्बन का क्या है ना, आणविक रूप है और ये 60 कार्बन परमाणु वाले होते हैं जो कि गोलाकार पिंजरे जैसी संरचना होते हैं और ये फुटबॉल की तरह दिखता है। ठीक है, तो 25 का आंसर ए होगा। 26 में क्या है कि कौन सी अधातु विद्युत का अच्छा सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक एलोट्रॉप्स भी है, ग्रेफाइट और हीरा, तो जिसमें यह विद्युत का अच्छा संवाहक है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, नोबेल गैस यानी इनर्ट गैस जो ग्रुप 18 में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, मोजले का पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडोन, ये जो टोटल गैस हैं ये इनर्ट गैस हैं और इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मानव गर्दन को सिर से जोड़ता है तो इसमें धुरांग संधि यह 360 डिग्री मूव करता है, जबकि हिंज जोड़ जो होता है ना यह केहुनी और घुटना में होता है। ठीक है, यह एक दिशा में मूव करता है। और कंदुल खल्लिका संधि या बॉल सॉकेट जो होता है यह कहाँ पे पाए जाएंगे? तो यह पाए जाते हैं गर्दन और सिर के जो बीच में ना, ऐसा जोड़ा वहां पे होता नहीं है, यह कंधा और कुल्हा का जोड़ होता है। ठीक है, अभी देखिए 29 में क्या है कि हृदय गति को उत्तेजित करता है, तो थायरोक्सिन जो है ना वो हार्मोन वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है और यह मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ठीक है, गैस्ट्रिन तो गैस्ट्रिक एसिड से स्राव होता है और ग्लाइकोजेन क्या है? यह जो अल्फा कोशिका से निकलता है पेनिसिलिन से, ये पेनक्रियाज से। और डोपामाइन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन्स है। ठीक है, जो मस्तिष्क के रिवार्ड सिस्टम में भूमिका निभाता है। अभी देखिए 30 नंबर में क्या है कि 30 नंबर में जानने से पहले देखिए क्या कि जो निषेचन होता है वह अलैंगिक जनन होता है और एक लैंगिक जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में एक मादा हो सकते हैं या पुरुष हो सकते हैं, बट लैंगिक में दोनों का रहना जरूरी होता है। तो लैंगिक जनन होता है जो मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, यह लैंगिक जनन है। जीव जंतु इन द सेंस की जैसे छोटे छोटे एनिमल्स हो गए। बट जो पार्थेनोजेसिस होता है वह एक अलैंगिक विधि है, इसमें मादा युग्मक बिना ही नर युग्मक द्वारा निषेचन होता है। ठीक है, यह प्रक्रिया जो है रेटिफोर्स मधुमक्खी कुछ छिपकली में होते हैं। आप पार्थेनोकार्पी फल भी देखे होंगे, जैसे केला हो गया, क्या बोलते हैं पपीता हो गया। तो इसमें क्या है ना कि सिर्फ जो है नर कोशिका होते हैं। निम्नलिखित में से लैंगरहैंस की द्विविकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन नहीं है। तो यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ग्लूकागोन जो है इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन यह तीनों पेनक्रियाज के, यह अल्फा कोशिका से निकलता है, इंसुलिन बीटा कोशिका से और यह गामा कोशिका से। बट ग्लूकोकार्टियोकाइडस यह जो है ना, यह ग्लूकोकार्टियोकाइडस कहाँ से निकलती है? तो यह स्टेरॉइड हार्मोन होता है, यह एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलती है। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया तो विटामिन ए है, बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक्स किस प्रकार के संक्रमण के लिए उपयोगी होते हैं? तो जैसा कि नाम है कि एंटीबायोटिक यानी बायोटिक मतलब बैक्टीरिया को जो एंटी करता हो, मारता हो, तो एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया या जीवाणु के लिए उपयोगी होते हैं। कुशिंग रोग क्या है? तो कुशिंग रोग जो होता है ना, एक पढ़े होंगे ACTH। ठीक है, ACTH का मतलब क्या होता है? एडिनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन्स। यह एड्रिनल ग्रंथि को अत्यधिक मात्रा में कॉर्टिसोल उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। तो कुशिंग रोग वही ACTH हार्मोन्स जो है, हार्मोन का एक उच्च स्तर है। 35 में है एक लिंडमैन का नियम है, जिसमें कहा जाता है कि जो प्राथमिक स्तर के जीव हैं, सेकेंडरी स्तर में सिर्फ 10% ही अपने पोषण श्रेणी के पास जितना उसके पास एनर्जी है वह सिर्फ अपने 10% ही ऊर्जा अगले को देती है, और सेकेंडरी फिर टर्सरी स्तर को सेकेंडरी के पास जितना ऊर्जा बचा उसका 10% देता है। इस प्रकार से परिस्थिति तंत्र बैलेंस रहती है। ठीक है,
तो इसका आंसर सी होगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से है? तो भाग 3 है। भाग 2 में सिटीजनशिप है, नागरिकता है। भाग 4 में डीपीएसपी है जो आयरलैंड से लिया गया है। और भाग 5 में क्या है? संघ के बारे में चर्चा की गई है जिसका आर्टिकल 52 से 151 तक है। और भाग 6 में क्या है? 152 से 237 तक। सर्वोच्च न्यायालय को कानूनों और कार्यपालिकाओं की कार्यवाही का समीक्षा करने के लिए, जुडिशियल रिव्यू करने के लिए आर्टिकल 137 का प्रावधान है। ठीक है। आर्टिकल 143 क्या है? यह सलाह लेता है, राष्ट्रपति जो है ना सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगती है। और 226 में क्या है? वयस्क मताधिकार के बारे में चर्चा की गई है। और 225 आर्टिकल क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर उसको वोट देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अभी देखिए क्या है 38 में कौन सा रिट? अब देखिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी की जाती है और आर्टिकल 226 के द्वारा हाईकोर्ट के द्वारा। तो यह रीट क्या है? रीट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह कंफ्यूजिंग थोड़ा चैप्टर है। इसमें हम देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण या हार्बिस कॉर्प्स। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आपको सशरीर प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। किसी व्यक्ति को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त करवाना, यह रीट व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। ठीक है। परमादेश जैसा है कि परमादेश यानी आदेश यानी मेंडमस, यानी हम आदेश देते हैं कि सार्वजनिक अधिकारी हो, सरकार और निचली अदालत का कुछ ऐसा कार्य करने का जो आदेश देता है वह अनिच्छुक रह गया है। जैसे कि कोई मान ली टीचर है, वह पढ़ा नहीं रहा है, बैठ करके स्कूल में टाइम पास कर रहा है, तो उसे परमादेश जारी कर सकता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिट करता है, प्रतिबंधित करता है। किसको? निचली अदालत या ट्रिब्यूनल या सेमी जो न्यायिक प्राधिकरण है उसको अपने अधिकार यानी बाउंड्री से बाहर अगर कार्य करने लगे तो उसे प्रोहिबिट करती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट। अधिकार परीक्षा क्या है? क्यूबरंटो, कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हैं, यानी प्रमाणित करना पड़ेगा, सर्टिफाइड करना पड़ेगा। सॉरी 39 में क्या है कि डीपीएसपी भी बताए, आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन, प्रस्तावना, स्वतंत्र न्यायपालिका और महाभियोग की भी प्रक्रिया ली गई है। ठीक है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, कानून का शासन, एकल जो सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता, विधायी प्रक्रिया। और कनाडा से लिया गया है जो अवशिष्ट शक्ति दिया गया है आर्टिकल 248 में। और एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन यानी परामर्शी अधिकारिता और मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा भी कनाडा से लिया गया है। हालांकि देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि भारत का संविधान एक चुराया हुआ दस्तावेज, ऐसा नहीं है। भारत की परिस्थिति के अनुसार, क्योंकि भारत में बहुत सारे विविधता है, धर्म हो, जाति हो, समुदाय हो, यहाँ सांस्कृतिक सामाजिक स्तर का बहुत सारे विविधता के कारण इसको भारत के भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार इसको ढाला गया है, ना कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया गया है। ठीक है। भारत के निर्वाचन आयोग जो आर्टिकल 324 से 329 तक है, 324 से 329। ठीक है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है। आर्टिकल 280 में क्या है? जो वित्त आयोग का गठन करती है राष्ट्रपति। और 368 क्या है? भाग 20 में अमेंडमेंट से संबंधित है, संविधान संशोधन से। 48 में क्या है? इसका आंसर ना, ये चूंकि सी गलत लग रहा है क्योंकि संसदीय प्रणाली में शक्ति का पृथक्करण तो होता ही है, सामूहिक उत्तरदायित्व भी होता है। ठीक है। बहुमत दल का शासन होता है, मंत्रिपरिषद की भूमिका होती है, लोकसभा का विघटन भी होता है, लिखित संविधान है, संघात्मक संरचना तो है लेकिन एकात्मक प्रवृत्ति का है, अधिकतर शक्तियां केंद्र के पास है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, वयस्क मताधिकार है, आपातकालीन प्रावधान है, एंटी डिफेकेशन लॉ है, दल बदल रोकने। इसमें शक्ति का संलयन होना चाहिए था कि ये विशेषता नहीं है, ये क्योंकि शक्ति का पृथक्करण तो विशेषता है ही। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। उसमें भाग 4(1) में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है।
आर्टिकल 39 का ए जोड़ा गया, 43 आर्टिकल का सब क्लॉज भी जोड़ा गया, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया था। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पहला में है संघ से रिलेटेड है, ठीक है। पहला है भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है। सेकंड क्या है अनुसूची, सेकंड में है कि उच्च वेतन और भत्ते और विशेष अधिकार से संबंधित है। थर्ड में है संवैधानिक पदों के लिए शपथ और प्रतिज्ञा की प्रारूप दिया गया है। 44 देखते हैं, तो 44 में क्या है, संविधान, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी करती है, तो आर्टिकल 123 के तहत। और यहाँ राज्यपाल जो है ना 213 के तहत जारी करती है। 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगती है और 356 किससे है, राष्ट्रपति शासन से। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की अवधारणा 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, और उसे आर्टिकल 51A में रखा गया है। 16वीं शताब्दी में भारतीय महासागर में पुर्तगाली द्वारा शुरू की गई जो कॉर्टेज पद्धति था ना, कॉर्टेज पद्धति क्या है, तो कॉर्टेज पद्धति ये था 16वीं शताब्दी की शुरुआत में कि जो भारतीय महासागर हैं, विशेष करके अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में, उसमें है कि अगर उसमें व्यापार करना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और केवल उन्हीं को व्यापार दिया जाता था जिनके पास लाइसेंस होते थे, ठीक है। अब बिना कार्टेज वाले जहाज को जब्त कर लिया जाता था या नष्ट कर दिया जाता था, ठीक है ना। तो बी नंबर सही आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। 47 में देखिए क्या है, 47 में क्या है कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 तक चला था, तो उसमें क्या हुआ था कि और निर्णायक कोई परिणाम ही नहीं निकला था और मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ था। पहला अंगर मराठा युद्ध जो है वह 1775 से 82 और 1782 में ही सलवाई की संधि हुई थी, तो एक का ए हुआ, बी का 2 हुआ। सी में दूसरा अंगल सिख युद्ध जो 1848 से 49 में हुआ था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और सिखों की उस समय हार होने के बाद पंजाब का ब्रिटिश में विलय भी कर दिया था 1849 में, तो सी का 3 सही है। पहला अंगल अफगान युद्ध, यह पहला अंगल अफगान युद्ध 1839 से 42 के बीच में हुआ था, और काबुल में ब्रिटिश सेना की तो शर्मनाक हार हुई थी और सामूहिक वापसी और हत्याएं भी हुई थी। तो डी का कौन सा होगा, 4 नंबर। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखते हैं कि ब्रिटिश आक्रमण की पूर्व स्थिति भारत के संबंध में बताना है कि भारतीय व्यवस्था मुख्यतः आत्मनिर्भर और ग्रामीण आधारित थी। बाहरी व्यापार बहुत कम था, जो बिल्कुल गलत है। व्यापार ऐसा नहीं था कि अभी के समय इतना सुदृढ़ था, फिर भी भारतीय वस्त्र हो, मसालों हो, हस्तशिल्प के वैश्विक व्यापार में अग्रणी था, ठीक है। और राजनीतिक विखंडन यानी आपसी जो तालमेल नहीं था, आपसी में ही साम्राज्य विस्तार को लेकर के लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से विदेशी शक्ति के आक्रमण और नियंत्रण की दृष्टि से भारत को असुरक्षित बना दिया। तो बिल्कुल सही है 2 नंबर। 50 नंबर में क्या है 50 नंबर में है कि 1857 के विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन तथ्यात्मक रूप से सही है। तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी में विद्रोह किया था, ठीक है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से किए थे, नाना साहब तो कानपुर से थे, और मेरठ से आए विद्रोही जब दिल्ली गए तो बहादुर शाह जफर को ही एक प्रतीकात्मक जो लीडर होते हैं उनको मान लिया, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। 51 में क्या है कि राष्ट्रवाद की शुरुआत सबसे उपयुक्त संकेतक माने जाते हैं। हालांकि राष्ट्रवाद की जो भावना है, नेशनलिज्म की जो भावना है, वह चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो, बट एक सुव्यवस्थित एक भारतीय स्तर पर जो बनाया गया वो 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसमें क्या है कि आधुनिक राष्ट्रवाद की औपचारिक शुरुआत भी माना जाता है, जिसमें भागीदार हो, नागरिक अधिकार हो, प्रशासनिक सुधार हो। उसकी वजह से एक संगठित रूप से राष्ट्रीय चेतना को जन्म दिया गया, ठीक है। 52 में क्या है कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो चार्टर एक्ट 1833, और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या है
कि उस समय लॉर्ड विलियम बेटिंग थे गवर्नर जनरल, और बम्बई और मद्रास की गवर्नर जनरल की शक्तियां जो है ना समाप्त कर दिया गया, और संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर कानून बनाने की शक्ति भारत के गवर्नर जनरल को ही दे दिया गया। और 1833 में सुने होंगे कि चाय और चीनी के साथ पूर्णतः यानी हमेशा के लिए खत्म कर दिया उनका व्यापार, जो मोनोपोली सिस्टम था। 53 में देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1999, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का अधिनियम भी बोलते हैं, जिसमें एडविन मॉन्टेग्यू भारतीय के सेक्रेटरी थे और भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उन्होंने डायरेक्टरी सिस्टम लाया था। डायरेक्टरी सिस्टम मतलब एक तरह से दो व्यवस्था लाया था, उसमें हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो आरक्षित जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उसमें फाइनेंस है, कानून प्रवर्तन है, भूमि राजस्व है, जैसे मेन चीज जो है ना खुद अपने पास रखते थे। और हस्तांतरित में क्या है कि शिक्षा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य है, कृषि है, स्थानीय स्वशासन है, जो लोगों के जीवन पर ना सीधा प्रभाव डालता हो, वह भारतीय निर्वाचित प्रतिनिधि द्वारा संभाला जाता था। ठीक है ना। तो जो द्वैध शासन था उसमें कृषि हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ये सब किस में है? हस्तांतरित में है। जबकि भूमि राजस्व, कानून प्रवर्तन और फाइनेंस यह है आरक्षित विषय में। कौन सा समाचार पत्र महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? तो कॉमनवेल्थ जो है यह एनी बेसेंट से संबंधित है। ठीक है ना। और एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ को 1914 में लिखी थी। उसमें उनका उद्देश्य लिखने का यह था कि सामाजिक सुधार का कुछ पहलू मेंशन किए, स्वशासन और भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उनमें कथन दिया गया है। क्रिप्स मिशन की असफलता को उस आंदोलन के तत्कालिक उत्प्रेरक के रूप में जाना जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942। महात्मा गांधी द्वारा किस तिथि को सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई थी? चूंकि दांडी मार्च जो 12 मार्च से 6 अप्रैल चला था, तो 6 अप्रैल के बाद कानून नमक जो कर था उसको तोड़ने के बाद औपचारिक शुरुआत 6 अप्रैल 1930 से शुरू किए थे। ठीक है। 57 में क्या है कि चौड़ा चौड़ी हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपियों को कानूनी पैरवी किसने किए थे? तो चूंकि 4 फरवरी 1922 को एक ही अत्यंत ही दुर्गम क्या बोलते हैं कि एक घटना हुई जिसमें कि 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। इस घटना से चिंतित होकर के महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। लेकिन जो गिरफ्तार हुए थे व्यक्ति, उनकी कानूनी पैरवी मदन मोहन मालवीय ने कराए थे। सॉरी। 58 में क्या है कि भारत के इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अंग्रेजों ने न्यायालय की राजकीय भाषा फारसी की जगह ले ली थी। फारसी की जगह अंग्रेजी भाषा ले लिया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो 1828 से 35 भारत के गवर्नर जनरल भी रहे थे, तो उसमें ही एक मैकाले आए थे 1835 में। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा जो है ना उच्च शिक्षा का माध्यम बना दिया। तो लॉर्ड विलियम बेटिंग होगा। 59 में क्या है कि कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्र का पहला अधिवेशन 1937 में फैजपुर में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता किसने किए थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। ठीक है। और यह फैजपुर कहाँ है? तो यह महाराष्ट्र के जलगांव जिला में है, येवला तालुक में। ठीक है। और यह 50वां अधिवेशन था। 60 में क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में, तो कैबिनेट मिशन योजना जो थे ना, उनका आने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वह अपना जो सत्ता का ना हस्तांतरण के प्रति आया था। ठीक है। सत्ता को शांतिपूर्ण हस्तांतरित कैसे किया जाए। ठीक है। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम लीग की पूर्णतः स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया था, ना कि उसको सपोर्ट किया था। इसलिए 2 और 3 सही है। इसमें है कि 1883 में द बंगाली विवादास्पद लेख प्रकाशित करने के बाद किससे जेल मिला था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो पहला थे, उनको पहली बार जेल दिया गया था। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जेल जाने वाले दूसरे पत्रकार थे। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की भी स्थापना किए थे। ठीक है। और इन्हें इंडियन वर्क कहा जाता है, भारतीय वर्क की भी उपलब्धि इन्हें दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी घटना अंतिम में घटी थी? तो बाल गंगाधर तिलक का जो मृत्यु हुआ था, यह कब हुआ है? तो 1 अगस्त
1920 को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब हुआ है? तो इनका गठन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में हुआ था। ठीक है, और उनका कहीं ना कहीं प्रेरणा जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 से लिया गया था। खिलाफत आंदोलन ये तो 1919 की घटना है, और असहयोग आंदोलन 1920 का। तो सबसे बाद में 31 अक्टूबर 1920 को आइटक का गठन हुआ था। ठीक है, 63 नंबर अच्छा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि उन्होंने 19वीं सदी के भारत में एक उच्च जाति की हिंदू महिला के जीवन पर प्रतिबंध लगाने वाले लगभग हर नियम कानून को तोड़ दिया। ठीक है, और बाद में क्या है, ईसाई धर्म अपना लिया। तो वह पंडिता रमाबाई थे। ठीक है, पंडिता रमाबाई जो है ना, वह एक पंडिता विद्वान थी, और वह संस्कृत में धर्मशास्त्रीय भाषा भी सीखी थी। अपने जाति से इंटरकास्ट मैरिज किए, और विधवा होते हुए भी समाज में सक्रिय रहा, और बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। उनकी एक पुस्तक है द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, हाई कास्ट हिंदू वुमेन, 1887 में पुस्तक लिखी गई है, जिसमें हिंदू विधवाओं की दुर्दशा को उजागर किया, और विधवापन को उच्च जाति की महिला के जीवन का सबसे बुरा और भयावह काल कहा उन्होंने। ठीक है, 63 हो गया। 64 में क्या है कि किसने गांधी को राजद्रोही अर्धनग्न फकीर कहे थे? तो विंस्टन चर्चिल। उसके बाद देखिए है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के कई प्रमुख निर्यात वस्तु का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। तो कौन से थे? वस्त्र है, नील है, ठीक है ना, सोरा है, अफीम है। अब क्या है कि पाली ग्रंथ मतंग जातक के अनुसार बोधिसत्व, ठीक है, बोधिसत्व का मतलब होता है पूर्व जन्मों में बुद्ध थे। ठीक है, तो पाली ग्रंथ मतंग जातक के अनुसार बोधिसत्व जो है ना, एक चंडाल के रूप में पहचाना गया है। और इसमें कुछ कहानी भी है कि बनारस के बाहर एक छोटा सा गांव था, चंडाल मतलब होता है अस्पृश्य या अछूत के पुत्र के रूप में जन्म लिए थे। ठीक है, शाह जी की ढेरी क्या है? यह एक नया क्वेश्चन है कि शाह जी की ढेरी क्या है। कि कनिष्क जो थे, वह कुषाण वंश के प्रमुख शासक कनिष्क ने क्या किए थे? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी उन्होंने बहुत कार्य किया। और कनिष्क की ढेरी जो है ना, शाह जी की ढेरी एक स्तूप है जो पाकिस्तान के पेशावर में स्थित है। ठीक है, और यह बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। और यह अभी फिलहाल पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट है 69, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारतीय कला और वास्तुकला पर आधारित प्रभावशाली ग्रंथों में सांची स्तूप को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र बताया? सांची स्तूप कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में। और यह सांची स्तूप को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र बनाया तो जेम्स फर्ग्यूसन। ठीक है, यहाँ पे जो वृक्ष है, वृक्ष क्या है? बौद्धि वृक्ष है, बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति के रूप में माना जाता है। और सर्प क्या है? तो सर्प जो है ना, यानी नाग, बुद्ध और उनके धर्म की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। ठीक है, 70 नंबर में क्या है कि उत्तर वैदिक काल में जनपद और बाद में महाजनपद का उदय एक जाति, एक कबीले आपस में संगठित होने को दर्शाता है। तो जनजातीय संगठन से क्षत्रिय राज्यों की ओर परिवर्तन को दर्शाता है वो। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त काल के दौरान, तो चूंकि गुप्त काल के दौरान क्या हुए थे कि एक लोह युगीन यानी धातु युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो उसमें जैसे कि दिल्ली के जो मेहरौली स्तंभ में लौह स्तंभ है, वो भी उसी समय देखा जा रहा था। तो जंगरोधी लोहे की संरचना का निर्माण प्रमुख उपलब्धि था। फरवरी 2025 में फ्रांस यात्रा में जो फ्रांस के राष्ट्रपति है एमेनुअल मैक्रोन, उनको डोकरा आर्ट दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 73 कि चोल की अर्थव्यवस्था का शासन के बारे में समर्थित नहीं है। तो चूंकि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था और यह पल्लव का सामंत था। ठीक है, चोल जो थे बहुत ही नेविगेशन सिस्टम में, जो नेवी का सिस्टम था उसमें बहुत ही प्रगाढ़ थे और ग्रामीण शासन इकाइयों को जोड़ दिया था। तो इसका सिर्फ केवल कृषि से प्राप्त नहीं होते थे, इनमें चुंगी है प्रांत के, इसमें चुंगी है, व्यापार करते थे। ठीक है, अंतर महाद्वीप व्यापार करते थे, तो इसमें व्यापार और वाणिज्य बहुत ही फला फूला था। ठीक है, नेक्स्ट 34 में है कि नदिया और लक्ष्मण बती के लक्ष्मण सेन कहाँ चले गए थे?
तो सेन वंश का शासक जो लक्ष्मण सेन थे, अचानक आक्रमण से आश्चर्यचकित होकर के वो भाग गए, ठीक है, और वह सोनारगांव चले गए थे। 75 में देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में कैसे हुई। तो 1210 में वह घोड़ा से गिरने के कारण हो गई, क्योंकि वो एक चौगान पोलो खेल होता है, उसको खेलते समय उनका मृत्यु हो गया। दिल्ली सल्तनत के अधीन सैन्य दीवान अर्ज का प्रमुख कौन थे? तो आरिज़ ममालिक बोलते हैं, ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान अर्ज का, दीवान अर्ज जो है बलबन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। 77 क्या है? अरब लीग के संस्थापक सदस्य नहीं है, तो इसमें अरब लीग में टोटल 22 सदस्य हैं, ठीक है। और 22 सदस्य में इसमें से ईरान नहीं है अरब लीग में, क्योंकि मिस्र है, इराक है, सीरिया है, अल्जीरिया है, बहरीन है, ठीक है। संयुक्त अरब अमारात होगा ही, यमन है, ओमान है, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, तो उसमें ईरान नहीं है। ईरान अरब लीग का सदस्य कभी से नहीं रहा है, ठीक है। 78 में क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2023-24 में वर्तमान मूल्यों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो इसमें क्या है कि एक वर्तमान मूल्य पर देखा गया तो 66,828 रुपये प्रति व्यक्ति आय है चालू वर्ष के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट है 79। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो है सबसे अधिक कहाँ है? तो गोपालगंज का है, और सबसे कम कहाँ होगा? मुंगेर में, ठीक है। सबसे अधिक कहाँ है? गोपालगंज में 1021 है, 1021 है लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुष पे। और सबसे कम कहाँ है? मुंगेर में 876, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, ठीक है। यह जनगणना से संबंधित है, तो 8.60% भारतीय कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या प्रतिशत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट मिलते हैं कल 81 से लेकर 150 तक। धन्यवाद।